दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। और आज है 17 मार्च 2020। परीक्षाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें जैसा कि हम डेली चर्चा करते हैं और करंट अफेयर्स साथ में, तो आप इस प्रोग्राम को अवश्य देखा करें। आपका करंट अफेयर्स, जीएस, जीके और आपकी परीक्षाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें भी आपको पता चल जाएंगी। तो सबसे पहले बात करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी की। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए कल मीटिंग जो हुई थी उसमें निर्णय लिया गया कि एग्ज़ाम समय से ही हो, 22 मार्च से ही हो। परीक्षाएं जो है, क्योंकि ये वायरस कब ख़त्म होगा कुछ पता नहीं, तो ये ऐसे परीक्षा टलती रही तो परीक्षा ही कोई नहीं हो पाएगी इस वर्ष। तो इसलिए परीक्षा नहीं टाली गई, आपकी परीक्षा 22 मार्च को ही होगी, ठीक है। और आपको निर्देश दिया जाएगा कि आप सही से जाएं, सावधानी से जाएं और बिल्कुल आपको सावधानी बरत कर जाना चाहिए। अच्छे से परीक्षा दीजिए और कोई विकल्प नहीं है। हालांकि अभी भी दबाव बनाना जारी है, लोग दबाव बना रहे हैं अन्य तरीकों से कि परीक्षा न हो। फिलहाल आप यह 22 मार्च को ही मान के चले, युद्ध स्तर पर तैयारी करिए और 22 मार्च को ही परीक्षा है यही मानकर किसी भी स्थिति में आप तैयारी करें। किसी भी भरोसे में न रहें, किसी भी आप उम्मीद में न रहें। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि पढ़ेंगे तो नुकसान तो होगा नहीं, आपस तो होगा नहीं, पढ़ते रहिए। दूसरी बात, आरओ 2016 और 17 को लेकर जो अभी संघर्ष चल रहा है, जो घर्षण चल रहा है, उसके बारे में देखिए। 2017 वालों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनकी पोस्टिंग, उनकी नियुक्ति जो है पहले हो जाएगी, 2016 वालों से पहले हो जाएगी। हालांकि 2016 वाले इनसे सीनियर माने जाएंगे। इनका जो सीनियरिटी होगा 2016 वालों का पहले होगा, 17 वालों का बाद में होगा। तो ऐसा प्रावधान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपकी पोस्टिंग, आपकी नियुक्ति जल्द हो जाएगी। जल्द आपसे काम लेना जो है शुरू कर देगा आयोग, सचिवालय, जो भी है, जहां भी हुआ है आपका। तो आप लोग अब तैयार हो जाइए वेरिफिकेशन के लिए, जो भी आपके कागज वगैरह हैं तैयार कर लीजिए। 16 वाले आपसे सीनियर होंगे, बस यही बात है, ठीक है। वो सीनियर बैच होगा, नियम है ये पूरा। 2020 के लिए हम आपको आज बताने के लिए बोले थे, आज कल में, तो आज तो नहीं, कल यदि पता चल जाता, जब पता चलेगा तभी बता पाएंगे। तो कल पहले होता क्या था कि डायरेक्ट कार्मिक विभाग से आ जाती थी अधियाचन जितने भी थे। अभी क्या हो गया है कि रूल हो गया है, विभिन्न विभागों से उनके अधियाचन डायरेक्ट आयोग को भेजे जाएंगे। तो इसीलिए दिक्कत हो रही है बताने में पद, या तो आयोग में पूरे अधियाचन आ जाए या फिर जो विभाग हैं वहाँ से पता करना हो। तो आयोग में आ चुके होंगे, तो आज नहीं, कल 1-2 दिन में हम आपको बता देंगे कौन से कितने पद हैं, डिटेल आपको पूरी दे देंगे। 2020 में कितने पदों के लिए वैकेंसी आ रही, कितने पद अधियाचन तय हुए हैं, उन अधियाचनों में से कितने पद निकाल करके आपके नोटिफिकेशन से जोड़े जाएंगे, ये महत्वपूर्ण बात है जो हम आपको कल बताएंगे। क्योंकि जितने पद रिक्त हैं उन सारे पदों पे भर्ती हो जाए यह तो संभव नहीं है, क्योंकि पद तो बहुत ज़्यादा रिक्त हैं, 1400-1500 करीब आए हुए हैं अधियाचन। उनमें से कितने जोड़े जाएंगे या तो विभागों से मालूम चले या तो आयोग से, वो हम आज या कल में आपको पता करके बता देंगे। यूपी SSSC के लिए पीईटी का जो प्रोफार्मा है तैयार हो रहा है, जल्द वो वेबसाइट पे आ जाएगा। उसके पहले यदि पता चलता है तो आपको सूचित कर देंगे, अपडेट कर देंगे, नहीं तो वेबसाइट पे आने की प्रतीक्षा करें। उसका फॉर्मेट कैसा होगा, कितने नंबर का होगा, क्या क्या सिलेबस में होगा, ये सब आने वाला है बहुत जल्द। सरकार ने मास्क व हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु घोषित किया। यह आवश्यक वस्तु होती क्या है? तो आवश्यक वस्तु क्या है? आवश्यक, अनिवार्य वस्तु, अर्थात जिसकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, उसके बिना रहा ही न जाए। तो ऐसी आवश्यकता वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत जोड़ी जाती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत ऐसी वस्तुओं को जोड़ा जाता है, सरकार जोड़ती है। ताकि, क्यों जोड़ती है? ताकि ये अनिवार्य जो वस्तुएं हैं जिनके बिना आदमी रह नहीं सकता है, सरलता से, सहजता से, कम दाम में, उचित तरीके से उपभोक्ताओं को मिल पाए और व्यापारी जो कपटी व्यापारी हैं वो उपभोक्ताओं का शोषण न कर सकें। इसके लिए मूल्य निर्धारण से लेकर के उसमें विनियमन से लेकर के कालाबाजारी रोकने से लेकर दंडित करने का काम सरकार करती है। दवाएं, उर्वरक, दलहन, खाद्य तेल, पेट्रोलियम आदि इसमें शामिल रहते हैं। तो अब मास्क व हैंड सैनिटाइजर को भी अस्थायी रूप से इसमें शामिल कर लिया गया है। जब तक कोविड-19 का प्रकोप रहेगा और जब तक लोग मास्क और हैंड सैनिटाइजर की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा, जैसा कि इस समय है, एकदम इस उद्योग का तो अचानक जो है ग्रोथ आपको देखेंगे शेयर बाजार में। तो
ये जो है इनकी डिमांड बढ़ी है, लोग खरीद रहे हैं, तो एमआरपी से बहुत ज़्यादा दाम पे ये बिक भी रहे हैं। तो इसी को विनियमित करने के लिए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत इसको शामिल कर लिया है, ताकि नकेल कर सकें जो कालाबाजारी और शोषण हो रहा है। उत्तराखंड में फूलदेई त्यौहार मनाया गया। फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड का एक विशेष बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके, पहले उत्तर प्रदेश का अंग था, बड़ा अच्छा सुंदर राज्य है, घूमने उमने के लिए बहुत अच्छा है। मसूरी, नैनीताल वगैरह जो है और हरिद्वार महत्वपूर्ण जो शहर है, महत्वपूर्ण जो स्थान है यहीं पर स्थित हैं। गंगोत्री, यमुनेत्री, भागीरथी नदी यहीं बहती है, अलकनंदा बहती है। चलिए आपको दिखाई देते हैं। ये रहा प्यारा उत्तराखंड, जो कि चीन और नेपाल की सीमा से लगता है। तिब्बत भी यहीं पास में स्थित है। तिब्बत तो अपना ही है, तो उससे नहीं कहेंगे हम कि तिब्बत से लगा हुआ है। तो यहाँ देख रहे हैं ना, ये जो देहरादून है, देहरादून यही जो है राजधानी है उत्तराखंड की। देहरादून राजधानी है। वन अनुसंधान संस्थान यहीं पर स्थित है देहरादून में। इसके अलावा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है वो भी देहरादून में स्थित है। यहीं पे आपको मसूरी दिख रही होगी, मसूरी पर्वतों की रानी। उत्तरकाशी, यमुनोत्री, भागीरथी नदी जो है, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जोशीमठ, नंदा देवी जैव अभ्यारण्य जो है, अब हर अलकनंदा नदी, ठीक, कौन सा ऐसा स्थान है जो घूमने लायक नहीं, जो महत्व का नहीं है। श्रीनगर जहाँ पर बाढ़ भी आई थी, यहाँ देवप्रयाग के पास अलकनंदा यहाँ बहती हैं। टिहरी है, कार्बेट नेशनल पार्क है जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है। नैनीताल है जहाँ पे हाई कोर्ट स्थित है और बहुत अच्छा स्थान है, देखेंगे तो दिल खुश हो जाएगा, स्वर्ग जैसा लगता है। ठीक, रानीखेत है, पिथौरागढ़ है। ये सभी जो है महत्वपूर्ण स्थान आपके उत्तराखंड में स्थित हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड में वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। 14 मार्च 2020 जीएसटी परिषद की 39वीं बैठक दिल्ली में संपन्न हुई। जीएसटी परिषद है क्या? जीएसटी लागू कब हुआ? 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया, एकीकृत किया गया। जितने भी अप्रत्यक्ष कर थे लगभग 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। इसके तहत जो जीएसटी अधिनियम आया, इसमें 279A, वैसे तो बहुत और भी अनुच्छेद जोड़े गए, कुछ अनुच्छेदों में संशोधन हुआ, लेकिन 279A के तहत जीएसटी परिषद के गठन की बात की गई। इसका गठन राष्ट्रपति करता है और इसमें वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करता है। वित्त मंत्री के अलावा जो वित्त राज्य मंत्री हैं और जो राज्यों के वित्त मंत्री हैं वो इसके सदस्य होते हैं। जीएसटी काउंसिल में कुल 33 सदस्य होते हैं। वर्तमान में जीएसटी काउंसिल में 33 सदस्य हैं। इनको बढ़ाने घटाने का काम राष्ट्रपति कर सकता है, संसद कर सकती है। गठन कब हुआ था पूछा जा सकता है, तो 15 सितंबर को इसका 2016 को इसका गठन हुआ था। जीएसटी के बारे में और अन्य बातें जान लीजिए कि विजय केलकर समिति की सिफारिश पे जीएसटी का जो है निर्माण हुआ है। जीएसटी आया है किसके? विजय केलकर समिति की सिफारिश थी जीएसटी लागू करने की। इसमें जीएसटी को चुराने की जो सजा है 5 वर्ष है। जीएसटी सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? 1954 में फ्रांस में लागू हुआ, लेकिन भारत में जो मॉडल है वो कनाडा का मॉडल है। जो कनाडा में जीएसटी का मॉडल है वही भारत में मॉडल लागू किया गया है। सबसे पहले असम ने जीएसटी अधिनियम की स्वीकृति दी थी, असम की विधान सभा ने। ठीक है, इसका प्रबंधन जो है जीएसटी परिषद सचिवालय करता है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्षता याद रखिएगा, पूछता है, वित्त मंत्री करते हैं। नीयू अंतरराष्ट्रीय डार्क स्काई एसोसिएशन ने घोषणा की है कि छोटा नीयू द्वीप देश विश्व का पहला डार्क स्काई राष्ट्र बनेगा। देखिए डार्क स्काई होता क्या है दोस्तों? डार्क स्काई जो होता है, प्रकाश प्रदूषण से जो मुक्त स्थान है उनको डार्क स्काई कहा जाता है। जो प्रकाश प्रदूषण होता है, प्रकाश प्रदूषण क्या है? तो जो शहर में रहने वाले लोग होते हैं वो जो कृत्रिम प्रकाश है उससे सितारों को जो धुंधला कर दिया जाता है कृत्रिम प्रकाश से, उसी को एक प्रकार से प्रकाश प्रदूषण कहा जाता है।
इसी के रक्षा के लिए, प्रकाश प्रदूषण से रक्षा के लिए है और उसके नियंत्रण के लिए, बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई एसोसिएशन की स्थापना की गई 1988 में। कहाँ? अमेरिका में। तो अमेरिका का संगठन है, सबसे बड़ा संगठन है, प्रकाश प्रदूषण को परिभाषित भी करता है। तो प्रकाश प्रदूषण शहर में रहने वाले लोगों के लिए रात्रिकालीन आकाश में सितारों को धुंधला कर देता है, इसी को प्रकाश प्रदूषण कहते हैं। इसको आप अनुभव कर सकते हैं, विभिन्न शहरों में घूमने जाइए तो देखिए आकाश में देखेंगे तो एक अलग प्रकार का जो है प्रकाश आपको नजर आएगा, चारों तरफ रेड प्रकार का, और तारे दिखाई नहीं पड़ेंगे आपको। तो ये भी एक प्रकार का प्रदूषण है और इसका मानना है, इसके जानकारों का मानना है कि इसके परिणाम जो गंभीर हैं वो अभी तक नहीं आ पाए हैं, लेकिन भविष्य में जरूर इसके कुछ न कुछ गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। और इसका कहना है कि पारिस्थितिकी तंत्र को भी यह बाधित करता है और स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर डालता है। तो कुछ स्थानों को, ऐसे मूवमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए यह कुछ स्थानों को जो प्रकाश प्रदूषण से मुक्त होते हैं उनको डार्क स्काई राष्ट्र घोषित करता है। तो इसी क्रम में नीयू को इसने डार्क स्काई राष्ट्र घोषित किया है। नीयू है कहां पर दोस्तों? तो नीयू के बारे में जान लीजिए। नीयू न्यूजीलैंड से लगा हुआ, सटा हुआ यह एक देश है, एक द्वीप है, बहुत ही छोटा द्वीप है, लगभग 100 या 101 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मात्र 1600 लोग यहां पर निवास करते हैं, इसकी जनसंख्या मात्र 1600 है। बहुत ही प्यारा और पर्यटन के लिए जाना जाने वाला यह एक द्वीप है। यहाँ पर जो लोग नागरिक हैं उनको दरअसल न्यूजीलैंड की नागरिकता भी मिली हुई है, इसलिए न्यूजीलैंड से विशेष रूप से संबद्ध जो है नीयू एक देश है। और ये पॉलिनेशिया का हिस्सा है, जैसे कि न्यूजीलैंड पॉलिनेशिया का हिस्सा है, इसी तरह नीयू भी पॉलिनेशिया का हिस्सा है। पॉलिनेशिया क्या है? तो आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओशिनिया महाद्वीप भी कहा जाता है वर्तमान संदर्भ में। ओशिनिया महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया 3 जो है खंड हैं इसके। ओशिनिया के 3 खंड हैं, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया। ये प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, इनको कुल मिलाकर के ओशिनिया महाद्वीप भी कहा जाता है। ओशिनिया महाद्वीप कुछ अलग महाद्वीप नहीं है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ही विशेष संदर्भों में, विशेष भौगोलिक सांस्कृतिक अर्थों में ओशिनिया भी कहा जाता है। आज शाम वाली वीडियो को आप देखना मत भूलिएगा, 8 बजे वाले को, उसमें मैं ओशिनिया महाद्वीप के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा ताकि आपकी परीक्षाओं के लिए यह एक रामबाण साबित हो और कभी भी यहाँ से प्रश्न आए कौन कौन से देश स्थित हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। दरअसल ओशिनिया है क्या, ऑस्ट्रेलिया से अलग है या ऑस्ट्रेलिया ही को ओशिनिया कहा जाता है, ये सब मैं बात करूंगा आपसे रात के 8 बजे वाले वीडियो में। वृहत रूप से आधे घंटे का वीडियो होगा, उसमें सब मैं आपको समझा दूंगा। अगला जो है अगरकर अनुसंधान संस्थान पुणे। अगरकर अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे में। इसके द्वारा ARI 516 इस नाम की अंगूरों की एक नई हाइब्रिड प्रजाति की खोज की गई है। तो किसके द्वारा की गई है, कहाँ की गई है और नाम क्या है, याद रखिएगा। अंगूर आप जानते ही हैं, खाए भी होंगे निश्चित रूप से। इसकी अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियां जो हैं अर्कावती, अर्का हंस, अर्का कंचन, अर्का श्याम। तो अर्का जहां लगा रहेगा वो अंगूर की मैक्सिमम प्रजातियां हैं, ये याद रखिएगा। इसके अलावा गुलाबी, बेंगलोर ब्लू, शरद सीडलेस, ये सब भी अंगूर की प्रजातियां हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।